हमारे साथ में एक बहुत एक्सपर्ट जो जुड़ रहे हैं, वो फंड मैनेजमेंट के या पर्सनल फाइनेंस के बड़े एक्सपर्ट हैं, देश के जाने माने वो हैं, मार्केट एनालिस्ट तो हैं ही। उनके साथ में हम एक स्पेशल सेगमेंट आज शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं विवेक करवा जी। विवेक करवा जी के साथ में हम एक स्पेशल सेगमेंट इस शो के अंदर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसका नाम है म्यूचुअल फंड्स डिकोडेड विद विवेक करवा। म्यूचुअल फंड्स को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है म्यूचुअल फंड्स, उसके अलग अलग एलिमेंट्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अभी कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर में हैं या नहीं है, क्या करना चाहिए। और विवेक करवा जी सीईओ हैं और चीफ फाइनेंशियल प्लानर हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट्स के। विवेक जी हमारे साथ में जुड़ चुके होंगे। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। नमस्कार एलेक्स। विवेक जी, हमने तो आपको जी आपकी आवाज कुछ कम आ रही। नहीं, बोल रहा हूँ। नमस्कार एलेक्स, बोलिए। वेलकम टू द शो विवेक जी। विवेक जी, हम आपके साथ में म्यूचुअल फंड्स पे बात करना चाहते हैं, पर्सनल फाइनेंस पे बात करना चाहते हैं, और साथ ही साथ अगर कोई सवाल आएंगे जो कि शेयर से जुड़े हुए, जो कि आपका एक्सपर्ट डोमेन है, फिर भी तो उस पर भी हम बात करते चलेंगे। तो म्यूचुअल फंड्स, आपको लगता है कि अभी जिस तरह से बाजार जिस स्थिति पे पहुंच गया है, क्या आपको लगता है कि ये एक अच्छा समय है म्यूचुअल फंड्स की तरफ ध्यान देने का? देखिए एलेक्स, म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जहां पे अगर आपको मार्केट की नॉलेज बिल्कुल भी ना हो, फिर भी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बेसिकली म्यूचुअल फंड है क्या ये, क्योंकि ये पहला शो है, मैं बेसिक से चला जाता हूँ और इसमें सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स अपन कर सकते हैं। मतलब बहुत सारा डिटेल होता है म्यूचुअल फंड में। जब एक निवेशक मार्केट में आता है, समझ लो मेरे पास 1 लाख रुपया है और मैं अगर आज मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहूँ, अब हो सकता है मैं और कोई जॉब में हूँ, हो सकता है मैं और कोई बिजनेस करता हूँ, तो मेरे पास टाइम की कमी हो सकती है एनालाइज करने के लिए। मेरे पास नॉलेज नहीं हो, कोई जरूरी नहीं है बिल्कुल भी नॉलेज नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो लेकिन मैं फिर भी मैं अगर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँ? ये नॉलेज, मतलब मार्केट में तो ऐसा होता है ना कि जो कौन नुकसान खाता है जनरली, जिसके पास नॉलेज नहीं है और मार्केट में घुस जाते हैं वो लोग सही में नुकसान खा के बाहर निकलते हैं। क्योंकि मार्केट में मतलब आंख बंद करके आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको नॉलेज चाहिए ही चाहिए। तो म्यूचुअल फंड ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जहां पे आप छोटे से छोटा अमाउंट, मतलब 1,000 रुपया अगर आपके पास महीना भी हो, तो आप वो एक फंड हाउस को देते हो और फंड हाउस के पास काफी पैसा रहता है और एक फंड मैनेजर डेडिकेटेड रहता है हर एक फंड के लिए। वो ऑन योर बिहाफ, मतलब आपके तौर पे वो इन्वेस्ट करता है मार्केट में। और ट्रांसपेरेंसी इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इतनी है कि मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस आप सेबी के देखोगे तो आपको लगेगा कि इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और कहीं हो भी नहीं सकती है। मतलब बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी भी है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास एक फंड मैनेजर रहेगा, मतलब वो जो फंड हैंडल कर रहे हैं उनके पास पूरी टीम रहेगी। तो आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, वो फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करेगा और जो भी रिटर्न आता है एक छोटा सा फीस, मतलब मैक्सिमम परसेंटेज समझ लो आप 2.5% होता है मैक्सिमम। इनफैक्ट फंड्स आधे परसेंट से लेके 1.5% तक जनरली चार्ज करते हैं। वो खाली इतना सा फीस चार्ज करके आपका फंड मैनेजमेंट हो जाता है। तो आप इनडायरेक्टली मार्केट में हो। और जैसे आपने पूछा कि आज के सिचुएशन में मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या, मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? देखिए एक और चीज है, म्यूचुअल फंड खाली एक नाम है, ये तो एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे कैटेगरीज है, मतलब इक्विटी इक्विटी में करीबन 15 कैटेगरीज है। डेट फंड जो बोलते हैं, डेट फंड मतलब ऑलमोस्ट 100% सेफ समझ लो आप। तो उसमें कितने सारे कैटेगरीज है, मतलब तरह तरह के म्यूचुअल फंड अवेलेबल है। तो अगर बोलता है कि मैं आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है वो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। आप अगर डेट फंड चूज करते हो, समझ लो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड चूज करते हो और उसमें आप अगर निवेश कर रहे हो, तो आपका पैसा 100% सेफ है। इनफैक्ट आप एफडी के कंपैरेटिवली आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो म्यूचुअल फंड मतलब मार्केट नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में मार्केट भी होता है, सेफ भी होता है, रियल एस्टेट भी होते हैं। तो काफी कैटेगरीज म्यूचुअल फंड में आ जाती है। तो हर एक निवेशक को जिसको मार्केट का नॉलेज ना हो, वो जरूर इन्वेस्टमेंट मतलब म्यूचुअल फंड के तरफ देखना चाहिए उनको, और इन्वेस्ट भी करना चाहिए। देखिए मैं फुल टाइमर मार्केट में हूँ,
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं हम लोग लोगों को एडवाइस करते हैं, फिर भी एक एक पोर्शन, मतलब किसी के पास अगर 100 रुपया अगर इन्वेस्ट करना हो तो हम लोग एटलीस्ट 30 से 40 रुपए म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्या? क्योंकि वहां पे एक स्टेबिलिटी भी रहता है। मार्केट में तो बहुत वॉलेटिलिटी, आज देखो 1200-1300 पॉइंट अगर सेंसेक्स डाउन है तो लोगों का पोर्टफोलियो 4-5% आज टूटने वाला है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको स्टेबिलिटी भी मिलती है, एक पीस ऑफ माइंड मिलता है, और आपको मार्केट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि एक फंड मैनेजर आपके लिए वो काम कर रहा है। तो विवेक, अब विवेक जी आप ये कहता रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जब हम जाते हैं तो एक सेफ्टी नेट होता है हमारे पास में कि आप कम से कम इससे नीचे नहीं जाएंगे, इससे ज्यादा नुकसान नहीं उठाएगा, जो कि बाजार के अंदर में थोड़ा मुश्किल होता है वो सेफ्टी नेट ढूंढ पाना। उसके लिए ही हम फाउंडर इंडिया लेकर के आते हैं बाजार 10 से 12, तो थोड़ा तो सेफ्टी नेट हम इक्विटी में भी यहाँ से दे देते हैं आपके जैसे एक्सपर्ट्स के माध्यम से कि हमें कुछ अच्छे पोजीशंस मिलती हैं, स्टॉप लॉस मिलते हैं और सारी चीजें लेवल्स मिलते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स आप कह रहे हैं कि उससे भी ज्यादा सेफ हो जाता है। मुझे एक चीज बताइए कि लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड में कहते हैं कि यहाँ पे फंड मैनेजर होता है, लेकिन उसके बाद भी हम दो तरीके के म्यूचुअल फंड, मतलब म्यूचुअल फंड में निवेश करने के दो तरीके सुनने में आता है, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। तो क्या डायरेक्ट में फंड मैनेजर का रोल नहीं होता है, या इनडायरेक्ट में क्या होता है, उसमें अंतर क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं है ये। अगर किसी को अगर कंफ्यूजन है तो आज उसको क्लियर कर देते हैं हम लोग। देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सेबी ने क्या किया कि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, तो एक तो डायरेक्ट प्लान होता है, एक रेगुलर, उसको रेगुलर प्लान बोलते हैं। अब जैसे हम लोग क्लाइंट को एडवाइस करते हैं तो जनरली क्या होता है कि हम लोग रेगुलर में एडवाइस क्यों करते हैं? क्योंकि म्यूचुअल फंड एक पोर्शन ऑफ कमीशन एडवाइजर को देगा। अब फ्री में तो काम कोई करने वाला नहीं है, तो एक ऐसे समझ लीजिए ना एग्जाम्पल। पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं उदाहरण देता हूँ, उसके बाद में इस पे आते हैं। जैसे आप फ्लाइट की टिकट बुक कर रहे हो। अब फ्लाइट की टिकट आप अगर एजेंट के थ्रू कर रहे हो तो आप उसको 200, 300 या 500 रुपए अलग से कमीशन दे रहे हो। वही अगर कुछ वेबसाइट्स है जहां पे आप डायरेक्टली फ्लाइट, मतलब समझ लो इंडिगो की करनी है या स्पाइस जेट की करनी है, उनके वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली कर रहे हो तो आप कमीशन नहीं दे रहे। तो यही फर्क है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। रेगुलर प्लान जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है जिसने आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस किया है, वो उसको एक थोड़ा सा कमीशन मिलेगा म्यूचुअल फंड कंपनी से। और अगर कोई बोले मुझे तो कि सर पूरा नॉलेज है म्यूचुअल फंड्स में भी, क्या फंड लेना क्या नहीं लेना, कब उस फंड से निकल जाना या कैसे उसको एनालाइज करना, तो मैं क्यों किसी को कमीशन दूं, मैं तो खुद ही कर सकता हूं। तो वो जाके डायरेक्ट प्लान में डाल सकता है, जिसमें जो कमीशन एजेंट को मिल रहा है, समझ लो 0.5 मिल रहा है, तो वो 0.5 उसका उसमें बच गया। यही डिफरेंस है। एक और उदाहरण दे देता हूं ताकि लोग क्लियर हो जाए। समझ लो मुझे बुखार है, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, डॉक्टर को 500 रुपया फीस दिया और फिर डॉक्टर ने क्रोसिन लिख के दी और मैं दवाई की दुकान में जाके क्रोसिन ले रहा हूँ। ये हुआ रेगुलर प्लान। डॉक्टर को 500 रुपया मैंने फीस दिया। अब अगर मुझे नॉलेज है कि बुखार हुआ तो मैं क्रोसिन लूं तो मेरे को चलेगा। अब मैं जाके डायरेक्टली दवाई की दुकान में जाके क्रोसिन ले लेता हूँ एक टैबलेट और ठीक हो जाता हूँ अगले दिन, तो मेरे 500 रुपए बच गए। तो ये है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में अंतर। दोनों खाली ये प्लान में अंतर है, उसका कैलकुलेशन अलग से होता है, लेकिन फंड मैनेजर वही रहता है और फंड वैसे के वैसे ही चलता है। दोनों में और कोई अंतर नहीं। तो इसको हम ये मान सकते हैं कि डबल सेफ्टी नेट हो गया? इसमें सेफ्टी नहीं बोल सकते आप, क्योंकि देखिए अगर मार्केट नीचे जाता है तो जो हम लोग इक्विटी पोर्टफोलियो बनाते हैं वो नीचे जाता है। वैसे ही इक्विटी इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड भी, अगर इक्विटी फंड में आप अगर हो तो उसमें भी वो नीचे तो जाएगा ही अगर मार्केट नीचे जाता है तो। लेकिन इसमें आपका थोड़ा बहुत खर्चा बच गया बस। लेकिन नहीं, अगर बीच में कोई इसमें होता है जो हमें बता रहा है तो वो कुछ गाइडेंस हमें एक्स्ट्रा मिल गया उसकी वजह से कि कौन सा फंड चुनना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर के फंड्स भी उतने ज्यादा हो चुके हैं कि वो शायद मुझे लगता है कि कई बार शायद इक्विटी से अगर कंपेयर करें तो शायद उससे ज्यादा तो म्यूचुअल फंड्स हो चुके हैं। इसी पॉइंट पे मैं आ रहा था अलग जी, कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके डायरेक्ट में कल डाल दो। क्यों? म्यूचुअल फंड में भी करीबन 6000 फंड है आज के दिन। अब उस फंड में से आपको कौन सा सूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, कब मार्केट हाई पे है, कब आप बाहर निकल जाना, ये सब आप नहीं कर पाओगे। एक अगर कोई फुल टाइमर बैठा है तो हो सकता है वो कर लेगा, लेकिन इन जनरल लोग नहीं कर पाते। तो ये आधा % बचाने के लिए, मतलब वो इंग्लिश में कहावत बोलते हैं ना कि डोंट बी पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश।
कुछ पैसे बचाने के लिए आप रुपए में नुकसान करोगे, तो वो नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए देखिए, हम लोग तो पूरा रेगुलर में करते हैं, हमारे क्लाइंट हैप्पीली इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि रेगुलर में करके भी हम लोग कई बार डायरेक्ट से ज्यादा रिटर्न्स उनको मतलब प्रोड्यूस करके दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है मार्केट से कब निकलना, कब कौन से फंड में रहना, कौन से सेक्टर फंड में रहना, ये सब। तो एडवाइजर का हेल्प लो, कोई गलत काम नहीं है। लेकिन हाँ, आपको, आप अगर बोल रहे हो कि मुझे तो सारा नॉलेज है, मैं ये खुद कर पाऊंगा, तो आप डायरेक्ट में जरूर जा सकते हो। विवेक जी, एक चीज बताइए कि जैसे हम कोई सेक्टर को फॉलो कर रहे हैं इक्विटी के अंदर में, स्टॉक मार्केट के अंदर में, वहां हमें समझ में आता है कि इसमें एक बड़ी उछाल आ रही है या आ सकती है। जैसे आईटी सेक्टर है अभी आज की तारीख में, जिस तरीके से हम आईटी इंडेक्स को देख रहे हैं, या फार्मा सेक्टर को जैसे देख रहे हैं, क्या उसी तरीके के म्यूचुअल फंड्स भी होंगे उसी सेक्टर के, और उसमें उसी तरीके से निवेश किया जा सकता है? हाँ जी, वैसे फंड्स भी अवेलेबल है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि कौन सा फंड कब चूज करना है, ये भी हमको पता होना चाहिए। देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फ्यूचर में काफी डिटेल्स और लोगों को देंगे। लेकिन आज समझ लो आप आईटी सेक्टर पे बहुत बुलिश हो या टेक्नोलॉजी पे बहुत बुलिश हो, तो खाली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड फंड्स भी अवेलेबल है मार्केट में। मतलब वो फंड्स खाली टेक्नोलॉजी स्पेस से शेयर खरीदेंगे और खाली उसी में इन्वेस्ट करेंगे, उसको सेक्टोरल फंड्स बोलते हैं, एक सेक्टर स्पेसिफिक फंड है वो। तो अगर कोई अगर बैंकिंग में बुलिश हो कि बैंक्स अच्छा करेगी यहाँ से, तो आप खाली बैंकिंग फंड ले सकते हो। आप अगर फार्मा पे बुलिश हो तो फार्मा फंड ले सकते हो। तो ऐसे काफी कैटेगरीज अवेलेबल है मार्केट में, जहां पे आप आपको जो लगे सेक्टर, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसी के लिए बोला था कि ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा सेक्टर अगले अगले साइकिल में चलेगा। तो सेक्टरल, अगर कोई ये शो पहली बार देख रहा है और म्यूचुअल फंड में कभी किया नहीं है, तो मैं ये सलाह दूंगा कि सेक्टोरल फंड्स को टोटली अवॉइड करना। अभी आप सेक्टोरल में मत इन्वेस्ट करना। लेकिन आपको आपको अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, तो डाइवर्सिफाइड फंड्स मतलब जो फंड्स सब सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब वो एक टोटल पोर्टफोलियो होता है। तो वैसे ही फंड्स में आप इन्वेस्ट करो, सेक्टोरल को फिलहाल आप अवॉइड करना। तो जो चीज पोर्टफोलियो होती है, पीएमएस होता है इक्विटी के अंदर में, वो चीज हो गई डाइवर्सिफाइड फंड्स, और जहां सेक्टोरल इंडेक्सेस होते हैं या अलग अलग स्क्रिप्ट्स होते हैं, वो हो गया सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स, उसका उसका जो अल्टरनेट है या पैरेलल है उसके अंदर में। विवेक जी, एक चीज बताइए कि क्या गोल्ड से रिलेटेड भी कुछ है, क्योंकि अक्षय तृतीया आ रही है और उसके चलते गोल्ड की खरीदारी में तो कम उम्मीद है कि कुछ बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा, लेकिन क्या उसकी जगह उसके म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, या ऐसा कुछ ईटीएफ या फंड्स हो सकता है जिसको कि लिया जा सकता है? देखिए, गोल्ड के रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स भी है, गोल्ड के रिलेटेड ईटीएफ भी है। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जो म्यूचुअल फंड एक्सचेंज पे ट्रेड हो, उसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं। तो बेसिकली वो म्यूचुअल फंड ही है। तो गोल्ड के रिलेटेड म्यूचुअल फंड भी अवेलेबल है। ऐसे फंड्स भी है जहां पे वो फंड्स खाली गोल्ड कंपनीज को इन्वेस्ट करता है, मतलब गोल्ड कंपनीज में, गोल्ड माइनिंग कंपनीज पे इन्वेस्ट करता है। मतलब उन फंड का ये कहना है कि गोल्ड चाहे ऊपर जाओ या नीचे जाओ, गोल्ड में इंटरेस्ट लोगों का कभी भी रहेगा, तो ये कंपनी कभी भी अच्छा करती रहेगी। तो वैसे फंड्स भी है। तो काफी वास्ट पोर्टफोलियो बना सकते हो आप अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट करो। कई बार क्या होता है कि मैं जब लोगों से बात करता हूँ, लोग बोलते हैं कि मुझे म्यूचुअल फंड पे कॉन्फिडेंस नहीं है। ये बात भी बहुत बार सुनने में आती है। वैसा नहीं है एक्चुअली, क्योंकि म्यूचुअल फंड अब्सोल्युटली लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन के लिए होता है। स्टॉक में क्या होता है कि हम लोग जब 10 कंपनी लेते हैं, तो एक आध कंपनी ऊपर जाती है, उसको बेच देते हैं, फिर दूसरी कंपनी जाती है, उसको बेचते हैं, फिर नया कंपनी ले लेते हैं, ऐसे चर्निंग होते रहता है। म्यूचुअल फंड इज टोटल पोर्टफोलियो। तो आपके पास अगर 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो, उसमें चर्न कर रहे हो, लेकिन आपका पोर्टफोलियो वैल्यू इतने बड़े रूप में नहीं चेंज करेगा। वही म्यूचुअल फंड में होता है। तो म्यूचुअल फंड अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मिनिमम मतलब 5 साल 7 साल के लिए इक्विटी फंड अगर है, तो वैसे इन्वेस्ट करो। और उसमें वो चर्निंग जब होती है, आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि फंड मैनेजर कोई शेयर खरीदता भी है और बेचता भी है। वो इंफॉर्मेशन आप अगर जाके रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगी। लेकिन आपको कोई फोन करके बताने वाला नहीं है कि ये स्टॉक हमने बेच दिया या खरीद लिया। तो इसके लिए थोड़ा स्टेबल रहता है वो फंड, और लॉन्गर टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो गोल्ड रिलेटेड फंड्स भी अवेलेबल है, और एक्सचेंज पे भी ट्रेड होते हैं। तो फिजिकल गोल्ड के मुकाबले आप अगर देखो, तो गोल्ड रिलेटेड फंड में इन्वेस्ट करना ही ज्यादा सेंसिबल चीज होगी कभी भी। क्यों? इसमें एक दो कारण है वापस।
देखिए, काफी काफी इन्वेस्टर्स जो क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि सर मेरी बेटी है या फिर मेरा बेटा है, उसकी शादी के लिए मुझे सोना खरीदना है आज। तो वो लोग क्या करेंगे, जाके कोई दुकान में, समझ लो आप कोई चेन है या फिर चूड़ियां है, जो भी है वैसे खरीद लेते हैं। अब हो सकता है उसकी बेटी की शादी तो 15 साल बाद आए। 15 साल बाद आते वक्त वही फैशन रहे, कोई जरूरी नहीं है, गोल्ड के भाव क्या रहेंगे नहीं मालूम। और पहले तो सोने की ये चीजें खरीद लो, फिर एक बैंक लॉकर खरीदो और उसका भाड़ा दो, और उस भाड़े को देके उस चीज को सेफली रखो। और जब वो दिन आएगा शादी का, तब ये चूड़ी बेच के हो सकता है आप लेटेस्ट फैशन खरीदते हो, तो आपको मेकिंग चार्जेस जो जो खर्चा होता है उसमें, वो वापस आप फेस करो। इसके बजाय आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, मतलब गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या फिर ईटीएफ लेते हो, तो आपको जो आज का भाव है सोने का, उस भाव पे आपको 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, जितना भी आपको चाहिए आप खरीद सकते हो। और जिस दिन वो दिन आए कि आपको असली सोना खरीदना है, इसको आप बेचो, ये कैश निकालो और जाके फ्रेश पीस मार्केट में खरीद लो। तो इसमें लास्ट फायदा, एक और फायदा ये है कि टैक्सेशन, अगर ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका शॉर्ट टर्म टैक्सेशन है थोड़ा कम है कंपैरेटिवली फिजिकल गोल्ड। तो मतलब गोल्ड ईटीएफ या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के ज्यादा फायदे हैं फिजिकल गोल्ड खरीदने के मुकाबले। एक और चीज जहाँ पे जानना चाहूंगा सर, जहाँ म्यूचुअल फंड में आप ये कह रहे हैं, तो क्या ये कर सकते हैं कि आपकी अक्षय तृतीया पे पत्नी को आप गोल्ड की जगह गोल्ड का फंड गिफ्ट कर दें? कर सकते हैं, जरूर जरूर कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में एक प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि मैं जब वो टच एंड फील, एस्थेटिक वैल्यू जो बोलते हैं ना, मैं उसको हाथ नहीं लगा लूं, मुझे नहीं लगता कि वो सोना है। तो इसके इस चक्कर में लोग जब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगले 20 साल देखते भी नहीं है, आराम से उसको होल्ड करते हैं। लेकिन जब इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वहां तो खाली एक पेपर आता है। आजकल तो पेपर भी नहीं आता, ईमेल में भेज देते हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि कुछ मेरे पास लिया हुआ है। तो वो एस्थेटिक वैल्यू या एस्थेटिक फीलिंग नहीं आती। लेकिन ये ट्रेंड भी अलग चेंज हो रहा है सिस्टम में। इनफैक्ट मैं काफी कॉलेजेस में जाता हूँ, जो आज की लड़की है ना, वो तो बोलती है हमको गोल्ड चाहिए ही नहीं। ऐसा ट्रेंड भी आ रहा है। ये मतलब अगले 20 साल के बाद जब हमारी जनरेशन धीरे धीरे एकदम बूढ़ी हो जाएगी या फिर खत्म हो जाएगी ना, तब हमको पता चलेगा कि न्यू जनरेशन तो गोल्ड में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो वैसा दिन भी आएगा। लेकिन आपको अगर वाइफ को देना हो, गर्लफ्रेंड को देना हो, आप इन्वेस्ट करके वो स्टेटमेंट ले जाके जरूर दे सकते हैं, कोई गलत काम नहीं है वो। विवेक जी, चलते चलते बस एक बार मार्केट पे आपका आउटलुक, क्योंकि अपने निचले स्तरों पे आ चुका है बाजार। तो देखो, मार्केट को एक झटका ये लगा कि केसेस आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं और पार्शियल लॉकडाउन यहाँ वहां ऑलरेडी लगना चालू हो गया है। मुझे लगता है कि टोटल लॉकडाउन नहीं होगा, अभी भी मुझे ये लग रहा है, क्योंकि एक साइड में जैसे कल 24 लाख या 27 लाख लोगों को वैक्सीनेशन दिया है, एक ही वो जो उत्सव, टीका उत्सव बोल के। तो ऑन डिप्स ये मार्केट बाइंग अपॉर्चुनिटीज देगा। तो आप धीरे धीरे लीजिए, एस एंड व्हेन करेक्शन आए। आज मत लो, क्योंकि आज ये पहला दिन है, कल से वापस देखो। अगर इसमें और करेक्शन आता है तो आप धीरे धीरे इसमें खरीदी जरूर करो। हाँ, एक चीज है, ये मैंने आपके शो पे पहले बहुत बार बोला हुआ है, फाउंडर इंडिया पे, कि 2021 2020 के जैसा नहीं रहने वाला। 2021 काफी टफ रहेगा, वॉलेटाइल रहेगा। यहाँ पे हम मेजर फॉल्स और मेजर गेन्स दोनों ही देखने वाले हैं, और मुझे लग रहा है कि वैसे ही अभी चल रहा है। तो 2021 टफ रहेगा, यहाँ पे इजी मनी नहीं होने वाला है। और ये मेरा एक सेल्फिश इंटरेस्ट भी है, मैं तो बहुत दिनों से चाह रहा था। इनफैक्ट आपके जो पहले एंकर थे उनके साथ भी मैंने बहुत बार बोला हुआ है कि मैं तो चाहता हूँ कि मार्केट एक बार क्रैश हो वापस, क्योंकि आज ज्यादातर लोगों को ये मार्केट में लगने लग गया है कि मार्केट को ये एकदम इजी काम है और बहुत अच्छा पैसा इधर आराम से बना सकते हो। तो 2020 के जैसे ये नहीं रहने वाला है, लेकिन ऑन डिप्स बाइंग करो, मैं भी वेट कर रहा हूँ। ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज पक्का देगा, और कोरोना फॉरएवर नहीं है, ये भी खत्म होगा एक टाइम पे। मतलब 2021 में एक तो सबसे ज्यादा हमें जरूरत आपकी पड़ने वाली है, क्योंकि बिना दिमाग लगाए, बिना एक्सपर्ट की सलाह लिए बाजार में पैसा बनाने की जो अपॉर्चुनिटीज 2020 में थी, अब वो 2021 में तो नहीं आने वाली, जो आप कह रहे हैं। और दूसरी चीज, एक और चीज की जो जरूरत पड़ने वाली वो है सेफ्टी नेट की, जो हमें मिलता है म्यूचुअल फंड से। और फंड्स के साथ में कहाँ पे क्या करना है, किस तरीके से निवेश किया जाए।
उसके लिए भी हम आपकी सलाह लेंगे। तो हमारा जो स्पेशल सेगमेंट है जो म्यूचुअल फंड्स पे बात करता है, म्यूचुअल फंड्स डिकोडेड विद आपके साथ में, आप ही के नाम के साथ में, उस शो के मार्फत से भी हम जान पाएंगे और थोड़ा सुरक्षित रह पाएंगे इस बाजार की उथल पुथल से। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी आज हमारे साथ में जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। थैंक यू सर।